नमस्कार साथियों, आपका जीविका एजुकेशन पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो राजस्थान के अपवाह प्रणाली पर रहेगी। इसमें हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान की जो नदियां हैं वो राजस्थान में कुछ नदियां हैं जो इधर अरब सागर की तरफ जाती है, कुछ नदियां जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर गिरती है, और कुछ नदियां हैं जो राजस्थान में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, ये राजस्थान की कुछ नदियां जो अपना पानी किधर लेके जाती है, अरब सागर की तरफ। ये हो जाएगी अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां। इधर बंगाल वाली हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। जो नदियां अपना पानी इधर लेकर जाती है वो बंगाली खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां हो जाएगी, और जो नदियां इधर आती है वो अरब सागर की तरफ, ये हो जाएगी अरब सागर वाली नदियां। और कुछ नदियां हैं जो यहीं राजस्थान में बहती है और यहीं पर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदी को बोलते हैं हम आंतरिक प्रवाह। ये कौन सी होती है, आंतरिक प्रवाह या आंतरिक अपवहने वाली नदियां होती है। तो राजस्थान में तीन प्रकार का नदी तंत्र पाया जाता है। इसमें एक तो हो गया अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, एक हो गया बंगाली खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां, और एक हो गई आंतरिक प्रवाह। ये तीन प्रकार का प्रवाह है या अपवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है। इसमें बंगाली खाड़ी की तरफ जो नदियां जाती है वो राजस्थान के कुल जल का कितना भाग लेकर जाती है, 24%। इधर 24% पानी लेकर ये नदियां जाती है। इधर वाली नदियां इधर वाली नदियां 16% पानी लेकर आती है, जो बंगाली सॉरी अरब सागर में गिरती है। और इधर वाला जो प्रवाह तंत्र है ये हो जाता है 60%। ये राजस्थान में सबसे बड़ा है। बात करते हैं जैसे बंगाली खाड़ी की तरफ जो नदियों की, मुख्य नदियों की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख नदी हो जाएगी चंबल नदी। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे आज। बनास नदी, बाणगंगा नदी, इसके अलावा गंभीर नदी। ये कुछ नदियां हैं जो अपना पानी किधर लेकर जाती है, बंगाली खाड़ी की तरफ। और इधर वाली नदियों की बात करें, वे नदियां जो अरब सागर में अपना पानी छोड़ती है, जैसे लूनी नदी। कौन सी, लूनी नदी। लूनी के अलावा बात करें तो साबरमती नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास, और एक है माही नदी। ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अरब सागर की तरफ अपना जल लेकर जाने वाली नदियां। ये चार नदियां मुख्य नदियां हैं। इधर वाली चार नदियां ये मुख्य नदियां हैं। अब बात करें आंतरिक प्रवाह की। आंतरिक प्रवाह का मतलब है वे नदियां जो अपना जल किसी दूसरी धारा में मिले बिना ही क्या हो जाते हैं, उनकी धारा लुप्त हो जाती है। वे नदियां जो आगे बढ़ते हैं लेकिन किसी धारा में मिलती नहीं है। तो ऐसी नदियां राजस्थान में ज्यादा है। कितना भाग है, 60%। राजस्थान में नदियां तो बहुत है, लेकिन उनमें ज्यादा कौन सी नदियां, आंतरिक प्रवाह वाली, जो किसी बड़ी धारा में नहीं मिलती है। वो क्या होती है, अपने आप ही अपने मार्ग में बहती है, और थोड़ी स्थान में जाने के बाद में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ऐसी नदियां राजस्थान में ज्यादा है। कितना भाग है, 60% भाग है, ऐसी नदियां ही है। तो ये 60% हो गया, ये हो गया 24%, और ये हो गया 16%। अब बात करें पूरे देश का सतही जल की बात करें। देखो, पूरे देश के सतही जल का राजस्थान का जो जल का भाग है कितना प्रतिशत है, 1.16%। पूरे देश की बात करें पानी, पूरे देश का पानी और राजस्थान का पानी की बात करें तो राजस्थान में कितना पानी है, 1.16%। पूरे देश के पानी की बात करें, राजस्थान में कितना सतही जल है, 1.16%। राजस्थान में इन नदियों की बात करें तो कुछ नदियां बंगाली खाड़ी की तरफ जाएगी, कुछ नदियां अरब सागर की तरफ आएगी, और कुछ नदियां यहीं पर क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अब आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात करें तो जैसे प्रमुख नदी की बात करें तो घग्गर नदी, कांतली नदी, काकने नदी, रूपनगढ़ नदी। इस प्रकार से कई आंतरिक प्रवाह की नदियां राजस्थान में बहती है।
ज्यादा नदियां यही है, कौन सी? आंतरिक प्रवाह वाली। अब हम राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे प्रमुख नदी कौन सी राजस्थान की? चंबल नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी का नाम है चंबल नदी। तो राजस्थान से नहीं निकलती है लेकिन राजस्थान से बहती जरूर है, इसलिए राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है? चंबल नदी। राजस्थान में सर्वाधिक दूरी में बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? बनास। राजस्थान, क्योंकि बनास नदी है वो राजस्थान में सबसे लंबी दूरी में बहती है। चंबल नदी बनास जितनी लंबी दूरी में नहीं बहती है ना राजस्थान में, ठीक है, लेकिन चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन सी नदी? चंबल नदी। तो यहाँ पर देखते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी, हाँ। अब बात करें चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है, पहाड़ी पड़ती है, जनापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जनापाव की पहाड़ी। यहाँ पर एक पहाड़ी है, इसका नाम है जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकलती है। क्या निकलती है? कि नदी, इसी पहाड़ी से नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? इसी नदी का नाम है चंबल नदी। ये राजस्थान में इस प्रकार से बहती, देख लो आप, ये आपके सामने, ये इसी क्षेत्र से बहती है और ये बाद में इधर दूसरे राज्य में चली गई है। अब आई कहाँ से? मध्य प्रदेश से आई है। कहाँ से आई है? मध्य प्रदेश। इसमें पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये राजस्थान हो गया ना, राजस्थान, राजस्थान। और एक तीसरे राज्य की बात करें तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चंबल नदी देश के कितने राज्यों से बहती है? 3 राज्यों से बहती है। निकलती कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? जनापाव की पहाड़ी से। जनापाव की पहाड़ी से ये चंबल नदी राजस्थान में इधर मध्य प्रदेश से आती है। अब बात करें राजस्थान के कौन कौन से जिलों से बहती है। देखो राजस्थान में यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, एक स्थान है यहाँ पर चौरासीगढ़। क्या नाम है उसका? चौरासीगढ़। ये चौरासीगढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। देखो चौरासीगढ़ है, ये राजस्थान में नहीं पड़ता, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसी के पास ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में सबसे पहला ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये रावत भाटा वाला भाग है। ये कौन सा क्षेत्र है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में आती है। राजस्थान में प्रवेश किस जिले में करती है चंबल नदी? चित्तौड़ में। कहाँ प्रवेश करती है? चित्तौड़ में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी यहाँ पर चित्तौड़ में, एक चित्तौड़ हो गया। दूसरा जिला यहाँ पर पड़ता है कोटा। कौन सा? कोटा। तीसरा यहाँ पड़ता है बूंदी। कौन सा पड़ता है? बूंदी। और यहाँ पड़ता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और यहाँ पड़ता है करौली। क्या पड़ता है? करौली। और यहाँ पड़ता है धौलपुर। इस प्रकार ये चंबल नदी 3 राज्यों में और राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। 6 जिले कौन से हो गए? चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, उसके बाद में बूंदी, उसके बाद में सवाई माधोपुर, उसके बाद में करौली और उसके बाद में धौलपुर। इन 6 जिलों से होकर बहती है कौन सी नदी? देखो एक जल की धारा जो मध्य प्रदेश से हमारे राजस्थान की तरफ आई है। राजस्थान में सबसे पहले कौन सी जिले में प्रवेश किया है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में भी कहाँ प्रवेश किया? रावत भाटा में। रावत भाटा के बाद में मतलब चित्तौड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर और बाद में कहाँ चली गई है? उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी धारा आती है, ये इधर से नदी आती है, बड़ी नदी, जिसको हम यमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यमुना के नाम से। यमुना में ये चंबल नदी कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में मुरादगंज में। मुरादगंज, ये पड़ता है मुरादगंज।
यहाँ पर ये किस में मिल जाती है? यमुना में। इस नदी का नाम क्या है? यमुना। तो आप बता सकते हो चंबल नदी किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यहाँ जनापाव मंदसौर से निकलती, कहाँ से? जनापाव में मंदसौर मतलब एमपी से निकलती है, मालवा के क्षेत्र से बहती है। किधर से बहती है? ये मालवा है। देखो ये वाला क्षेत्र क्या है? ये मालवा। देखो मालवा में उज्जैन, मंदसौर, इंदौर, ये नीमच वाला क्षेत्र, राजस्थान के पास वाला ये क्षेत्र मालवा में आता है। तो ये मालवा में बहती है, इसलिए इसका नाम क्या है? मालव गंगा। तो क्या कहा जाता है इसे? चंबल नदी को मालव गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालव गंगा। क्योंकि मालवा की एक बड़ी नदी है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? मालव गंगा। निकलती कहाँ से? जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर यमुना में मिल जाती है। यहाँ यमुना में मिलने तक, यहाँ उद्गम स्थान से लेकर जनापाव की पहाड़ी से लेकर यहाँ मिलने तक इसकी कुल लंबाई कितनी मानी गई है? 1051 किलोमीटर। कितनी है लंबाई की बात करें तो कितनी हो गई? 1051 किलोमीटर हो गई। किसकी लंबाई? चंबल नदी की लंबाई। पूर्व में इसकी लंबाई मानी गई थी, देखो हरिमोहन सक्सेना एक बड़े भूगोलवेता हुए थे, उनकी किताब है राजस्थान का भूगोल। उस किताब में इसकी लंबाई मानी गई थी 965 किलोमीटर। कितनी मानी गई थी? 965 किलोमीटर। लेकिन आज के टाइम में सर्वमान्य यही है। कितनी लंबाई है? 1051 किलोमीटर। अब 1051 किलोमीटर की बात करें, देखो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक राजस्थान में, मतलब पूर्ण भूभाग में बहती है राजस्थान में। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीमा पर बहती है। कहाँ पर? सीमा पर। किसकी सीमा पर? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर। राजस्थान और मध्य प्रदेश, इधर एमपी आ गया ना, ये एमपी है। मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर बहती है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक यूपी में बहती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एमपी में बहती है। इसलिए प्रत्येक जगह इसकी लंबाई अलग अलग हमें याद रखनी है। तो जैसे 1051 को अलग अलग पार्टों में बांट दे हम। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखो धौलपुर के बाद से लेकर मुरादगंज तक इसकी लंबाई है 157 किलोमीटर। कितनी है? 157 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है? 157 किलोमीटर। फिर यहाँ की बात करें, कहाँ की बात करें? ये सीमा वाली बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान की वह नदी जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। किस किस की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बना रही है। समझ में आ रहा है ना? तो ये नदी है वो चंबल नदी। इसकी लंबाई यहाँ की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ इसकी लंबाई की बात करें तो 252 किलोमीटर। कितनी है? 252 किलोमीटर। तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनाती है? 252 किलोमीटर। इस नदी के पानी के इधर मध्य प्रदेश, इस नदी के पानी के इधर राजस्थान पड़ता है। फिर यहाँ की बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो हो जाएगी 322 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बहती है? 322 किलोमीटर ये चंबल नदी राजस्थान में बहती है। अब बात करें इधर वाली नदी की, तो मध्य प्रदेश वाले भाग की, यहाँ बहती है 320 किलोमीटर। इस प्रकार यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग लंबाई हमको याद रखनी है। तो इस आधार पर याद रखनी है। एमपी में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे इसकी लंबाई 252 किलोमीटर। फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में बात करें, राजस्थान की समाप्ति धौलपुर के बाद की बात करें मुरादगंज तक, इसकी लंबाई कितनी है? 157। इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर। किसकी लंबाई? चंबल की लंबाई। यह वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान की उस नदियों में से जो वर्ष भर बहती है, यह वर्ष भर बहने वाली नदी है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी राजस्थान की नित्यवाही, मतलब वर्ष भर बोलते हैं नित्यवाही नदी, नित्यवाही नदी। इसको चर्मवती बोलते हैं, चर्मवती। किसको? चंबल नदी को। चंबल नदी कई नाम है। इसको चर्मवती कहा जाता है, इसको नित्यवाही कहा जाता है, इसको वर्ष भर बहने वाली नदी माना जाता है, और इसको मालव गंगा भी कहा जाता है। मालव गंगा, मालवा की गंगा किसको कहा जाता है? चंबल नदी को। ये चंबल नदी की लंबाई हमने यहाँ पर देख ली है, 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी लंबाई है? चंबल नदी। कितने राज्यों में बहती है? 3 में। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। राजस्थान में पहला जिला चित्तौड़गढ़, अंतिम जिला
धौलपुर हो जाता है। ठीक है, ये चंबल नदी की जो मुख्य धारा है हमने यहाँ पर देखी है। अब इस चंबल नदी पर कई बांध बने हुए हैं राजस्थान में। इस नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए इस पर? 4 बांध। इसमें एक बांध है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और बाकी राजस्थान में। तो देखते हैं इसके ऊपर बने हुए बांध के बारे में, देखते हैं अभी। इस पर कितने बांध बने हुए हैं? इस पर कुल मोटे मोटे 4 बांध बने हुए हैं। इस चंबल नदी पर कुल बने हुए बांध की बात करते हैं। ये राजस्थान का मैप देखो। अभी इसके आधार पर हम यहाँ पर बने हुए बांध देख लेंगे। अब बात करते हैं इस पर बने गए बांधों की। तो ये नदी है, इधर से नदी निकल गई है, ये चंबल नदी है। चंबल नदी की मुख्य धारा जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जाकर किसमें मिल गई है? यमुना में मिल गई है। और यमुना बाद में गंगा में मिल जाती है। गंगा बाद में कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये चंबल नदी खुद बंगाली खाड़ी तक चलकर नहीं जाती है। ये नदियां आपस में अपना जल किसी न किसी नदी में छोड़ देती है, फिर बड़ी धारा है ना वो लेकर जाती है इनका पानी। तो चंबल किस में मिली? यमुना में। यमुना किस में मिलेगी? गंगा में। और गंगा किस में गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, ये चंबल नदी है। इस पर बने हुए बांधों की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में। इस पर एक बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ बना? मंदसौर में। कहाँ बना हुआ है? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम है? गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर बांध है जो मैंने यहाँ पर थोड़ा समझाया आपको। ये गांधी सागर बांध बना हुआ है किस नदी पर? चंबल नदी पर। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। इस बांध से विद्युत उत्पादन कितनी होती है? 115 मेगावाट। तो पहली बात तो ये जो बांध बने हुए हैं इसको बोलते हैं चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी परियोजना बोलते हैं इसको। ये चंबल नदी परियोजना है। इसका 50% भाग तो किसका? राजस्थान का। और 50 है मध्य प्रदेश का हिस्सा। इसमें भी इस जो 4 बांध बने हुए उसमें 50-50 की हिस्सेदारी है 2 राज्यों की। किस किस की है? मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। इसमें चाहे विद्युत है चाहे सिंचाई का पानी है, इसमें बराबर भागों में बांटा जाएगा। 50% किसका भाग? एमपी का। 50 है राजस्थान का। इसे चंबल नदी परियोजना में पहला बांध कौन सा दिख रहा है आपको? गांधी सागर बांध, जो कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ बना है? मंदसौर जिले में बना। किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ पहला बांध है। उद्गम स्थल से नदी निकल रही है तो पहला बांध कौन सा बना हुआ है? गांधी सागर बांध। इसमें विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 115 मेगावाट। उद्घाटन कब हुआ था इसका? 1959 में। फिर दूसरे बांध की बात करते हैं। देखो दूसरा बांध तो बनाओ राजस्थान में, बनाओ यहाँ पर। ये वाला दिख रहा है ना आपको? ये वाला भाग रावत भाटा चित्तौड़गढ़ वाला भाग। देखो ये चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है, इसका नाम है राणा प्रताप बांध। राणा प्रताप सागर। क्या नाम है? राणा प्रताप सागर बांध का नाम है। चंबल नदी पर बना हुआ दूसरा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। इसका उद्घाटन हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में इसका उद्घाटन हुआ था। यह राज्य का सबसे बड़ा बांध है। जल भराव में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हाँ, यह राज्य का सबसे बड़ा बांध है। राज्य का सबसे
बड़ा बांध कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। अब सबसे बड़ा बांध में विद्युत क्षमता ज्यादा मिलेगी इसमें। इस नदी पर जो 4 बड़े बांध बने हुए हैं उसमें सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता जो बड़े वाले वहीं पे मिलेगी। बड़ा वाला बांध कौन सा है इसका? राणा प्रताप सागर बांध। इसका उद्घाटन हुआ था 1970 में। इससे जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 172 मेगावाट। कितनी है? 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है कौन से बांध से? राणा प्रताप सागर बांध। तो कहाँ बना हुआ है? कोटा में, सॉरी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बना हुआ है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़। कहाँ बना हुआ है? रावत भाटा। देखो ये वाले इस वाले भाग पे रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़। ये राज्य का सबसे बड़ा बांध है जिसको हम राणा प्रताप सागर के नाम से जानते हैं। इसी रावत भाटा में हमारे देश का दूसरा परमाणु बिजली घर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रावत भाटा में। इसी रावत भाटा में भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर बना हुआ है। भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर कहाँ बना हुआ है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बना हुआ है? तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु बिजली घर बना हुआ है। और यहाँ पर हमारे भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर कहाँ बना हुआ है? रावत भाटा में। और रावत भाटा में कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1970 में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। चाहे जल भराव में पूछे चाहे आकार में पूछे, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। किस नदी में बना हुआ है? चंबल नदी पर। कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़ में। किस राज्य में बना हुआ है? राजस्थान में। कौन सा बांध है? विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 172। और इसी रावत भाटा में क्या बना हुआ है? देश का दूसरा परमाणु बिजली घर। और किस देश के सहयोग से बनाया गया था? कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से बना था? 1965 में कनाडा के सहयोग से यह राजस्थान में देश का दूसरा परमाणु बिजली घर बनाया गया था। तो कनाडा का सहयोग लिया गया था इस ये बनाने में। ठीक है, ये परमाणु बिजली घर है। देखो हमारे देश में परमाणु परीक्षण 2 बार हुआ। वो कहाँ हुआ था? वो यहाँ जैसलमेर में हुआ था, यहाँ पर पोखरण में। वो अलग है, वो परमाणु परीक्षण है। पोखरण में 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार परमाणु परीक्षण। एक बार तो हुआ था 1970 में, एक हुआ था 1998 में। मई 1970, मई 1998 में। ये 2 बार, एक बार इंदिरा गांधी के समय हुआ था और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय। ये हमारे देश में 2 बार परमाणु परीक्षण भी कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। और दूसरा परमाणु बिजली घर बना हुआ है यहाँ पर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। 2 बांध हो गए ना। अब चलते तीसरे बांध की तरफ। तीसरा बांध देखो यहाँ बना हुआ है। देखो थोड़ा मैंने यहाँ कोटा में बना हुआ है। कौन सा बांध बना है? यहाँ तीसरा बांध बना हुआ है इस नदी पर। और इस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। क्या नाम है इसका? जवाहर सागर बांध। इसको हम बोलते हैं जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? जवाहर सागर बांध। ये कहाँ बना हुआ है? कोटा में। ये कोटा में बना हुआ है। इसका उद्घाटन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में इस जवाहर सागर बांध का उद्घाटन किया गया था जो कोटा में बना हुआ है। और इससे जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 99 मेगावाट। कितनी है? 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। गांधी सागर से 115 मेगावाट, फिर राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट, फिर जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट। फिर चौथे बांध की बात करें, चौथा बांध कहाँ बना हुआ है? कोटा में। और इस बांध का नाम है कोटा बैराज। क्या नाम है इसका? नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज ये भी कहाँ पड़ता है? कोटा में ही है। तो कोटा शहर के पास में बना हुआ है। और इस बांध की जो उद्घाटन हुआ था वो था 1960 में। इसका उद्घाटन कब हो गया था? इस राणा प्रताप सागर बांध से पहले हो गया था, 1960 में हुआ था इसका कोटा बैराज का। इससे कोई विद्युत उत्पादन क्षमता
नहीं याद की जाती है, क्योंकि इससे कोई विद्युत उत्पादन नहीं होता है। इससे केवल सिंचाई होती है। क्या होती है इससे? सिंचाई। मतलब इसका पानी है केवल सिंचाई के काम आता है। इससे दो नहरें निकल गई है, एक दाई नहर, देखो इससे कितनी नहर निकल गई है? दो नहरें। एक तो है दाई दाई नहर, नहर का नाम क्या है? दाई नहर। दाई नहर कितने जा रही है? कोटा, बारा, झालावाड़। दाई नहर से कितने जिलों को सिंचाई होती है? दो जिले, कोटा, बारा और मध्य प्रदेश, जिले दो ही तो है। और बाई नहर से कोटा और बूंदी में, बाई नहर से कोटा बूंदी में सिंचाई होती है, और दाई नहर से कोटा, बारा, झालावाड़। देखो ये 12 है। ये राजस्थान का एक जिला है जिसको हम 12 के नाम से 12 ना, ये 12 है। ये कोटा हो गया, ये बूंदी है, ठीक है ना। ये कोटा बूंदी की तरफ सिंचाई होती है इससे, और इससे होती है कोटा, बारा, सॉरी, कोटा, बारा और मध्य प्रदेश की तरफ होती है। तो ये राजस्थान के 4 बांध मैंने बताए थे अभी। तो अभी पहला बांध वापस देखते हैं, गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर उसके बाद में कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज। इनमें से 3 बांधों में विद्युत उत्पादन की क्षमता पहले की है 115 मेगावाट, दूसरे की 172 मेगावाट और तीसरे की 99 मेगावाट। पहले का उद्घाटन हुआ था 1959 में, दूसरे का उद्घाटन हुआ था 1970 में, तीसरे का हुआ था 1972 में और चौथे का हुआ था 1960 में। पहला बांध बना हुआ है मंदसौर मध्य प्रदेश, दूसरा बांध बना हुआ चित्तौड़गढ़ राजस्थान, तीसरा बना हुआ है कोटा में राजस्थान में, चौथा बना हुआ कोटा में। ये 4 बांध इस नदी पे बने हुए। किस नदी पर? चंबल नदी पर। तो ये हमने 4 बांध देख लिए। अब इस नदी की जो मुख्य धारा है उसके बारे में और देखते हैं थोड़ा। तो ये चंबल नदी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखो ये कोटा बैराज है, ये सॉरी ये राणा प्रताप सागर बांध आपके सामने दिख रहा है ना, ये राणा प्रताप सागर बांध ही है जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये चंबल नदी का पानी आपको दिख रहा है में, ये गेट है, इन गेटों से पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी मुख्य धारा के बारे में और भी तथ्य देखते हैं। हाँ देखो ये तो है चित्तौड़गढ़, हो गया कोटा, ये बूंदी है, ये कोटा, ये सवाईमाधोपुर, ये करौली है, ये इन्हीं जिलों से ये नदी निकलती है, राजस्थान से बहती हुई देखिए यहाँ से निकलती है। और ये कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर से बाद में से निकल जाएगी। अब ये नदी राजस्थान में बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, ये बीहड़ बनाती है। बीहड़, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ये बीहड़ के लिए जान जाती है। इसमें देखो जवाहर सागर बांध से लेकर कोटा में, जवाहर सागर बांध से लेकर इधर इस यमुना में मिलने तक इस नदी पर एक अभ्यारण्य बनाए गए। अभ्यारण्य इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चंबल नदी अभ्यारण्य। इसका नाम क्या है? इस नदी पे कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है? चंबल नदी अभ्यारण्य। ये इस नदी पे बना हुआ है। ये देश का एकमात्र अभ्यारण्य है, ये भारत का एकमात्र अभ्यारण्य। बोलते चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, क्योंकि इस नदी में जो जीव पाए जाते हैं सर्वाधिक वो घड़ियाल है। भारत में सर्वाधिक घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं सर्वाधिक घड़ियाल।
सर्वाधिक घड़ियाल इस नदी में पाए जाने के कारण इसे कहा जाता है घड़ियालों की शरण स्थली। क्या कहा जाता है? इस चंबल नदी को क्या कहा जाता है? घड़ियालों की शरण स्थली। इसे घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। किस नदी को? चंबल नदी को। ये जो चंबल नदी है इसका जो जंगली आवरण है, जो वनों का आवरण है, चारों तरफ जो जंगल है, यहाँ पर डाकू आराम से छुप जाते हैं। ये डाकुओं की शरण स्थली भी कहलाती है। कौन सा भीड़? चंबल नदी का भीड़। चंबल नदी के भीड़ को डाकुओं की क्या कहते हैं? शरण स्थली। डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है इसको, क्योंकि डाकू लोग आराम से यहाँ पर छुप जाते हैं। यहाँ पर चंबल के डाकू हमारे देश में प्रसिद्ध माने गए। चंबल के डाकू, वो डाकुओं की शरण स्थली कहलाता है चंबल नदी का भीड़ क्षेत्र। इधर सवाईमाधोपुर, बूंदी से लेकर, बूंदी के अंतिम भाग से लेकर सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में ये चंबल नदी जो किनारा भाग है, ये जगह जगह से इस प्रकार से है कि यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। जमीन है वो ऊपर से इस प्रकार से कभी बार ऊंची है कभी बार नीची है, तो उबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। तो कृषि अयोग्य भूमि होने के कारण इस जगह से लेकर इस जगह तक का जो भाग है इसको बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। क्या बोलते हैं? उत्खात स्थलाकृति बोलते हैं। देश में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी। कि इसका किनारा भाग है जगह जगह से कहीं पर नीचे की तरफ धंसा हुआ, कहीं पर ऊपर उठा हुआ है, इसलिए उबड़ खाबड़ है। या यूं कहे तो किनारा भाग है कहीं पर ऊंचा उठा हुआ है, कहीं पर नीचा धंसा हुआ है, तो यहाँ पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। तो कृषि अयोग्य भूमि होने के कारण ये भूमि क्या कहलाती है? उत्खात स्थलाकृति। और इसी उत्खात स्थलाकृति को हम स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? बोलते हैं डांग का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? डांग का क्षेत्र, बोलते हैं डांग क्षेत्र। ये डांग क्षेत्र 3 जिलों में हमको याद रखना है, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में। ये देश में सर्वाधिक स्थलाकृति के लिए जानी जाती है कौन सी नदी? चंबल नदी। तो ये डांग का क्षेत्र हमारे 3 जिलों में आपको मिलेगा। इसमें भी सबसे लोकप्रिय जिला कौन सा है? इसमें करौली। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांग की रानी, ये करौली को कहा जाता है। अब बात करें इस नदी पर, देखो हमारे देश में नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था नरेंद्र मोदी के समय। नरेंद्र मोदी सरकार में गंगा नदी पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, इसको बोलते हैं नमामि गंगे। उसके तहत उस गंगा नदी में सफाई अभियान भी चलाया गया था उस नदी को साफ करने के लिए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हमारे राजस्थान की एक नदी का चुनाव हुआ था, वो नदी भी कौन सी है? चंबल नदी। याद रखना है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल है ये। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इसमें यह नदी शामिल है। इसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इस नदी में देखो ये चंबल नदी है ना, इसमें एक जीव पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गंगे डॉल्फिन। क्या बोलते हैं? गंगा डॉल्फिन बोलते हैं, गंगे डॉल्फिन, क्योंकि गंगा नदी में ज्यादा पाया जाता है। इसमें गंगे डॉल्फिन भी पाई जाती है। डॉल्फिन एक मछली होती है जिसकी जो मुख होता है वो लंबाई में होता है। देख लो यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, अभी देख लो, ये रहा डॉल्फिन है, ये रही, इसी का नाम है गंगे डॉल्फिन। ठीक है, जो गंगा नदी में सर्वाधिक पाई जाती है। इसे इसी जीव को 5 अक्टूबर 2019 को, कब की बात है? 5 अक्टूबर 2019 को, 2019 को, 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय जलीय जीव। इस गंगा डॉल्फिन को, इसका नाम है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन ये एक मछली की जैसे मछली होती है ना, इसके देखो लंबी चोंच होती है ना, ये मछली है, ये गंगा डॉल्फिन है। ये संकटग्रस्त प्रजाति है, तो यहाँ पर सरकार ने इसका संरक्षण करने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था। और ये गंगा डॉल्फिन हमारी चंबल नदी में भी मिल जाएगी आपको। तो ये नदी की मुख्य रूप से कौन सी है? गंगा नदी में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गंगा डॉल्फिन।
ठीक है, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारे देश का। तो ये गंगा डॉल्फिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट इसी नदी से जुड़ा हुआ है। किस नदी से? चंबल नदी से। इसके किनारों पर आपको जगह जगह पर घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे। घड़ियाल मतलब मगर जैसे, मगरमच्छ जैसे होते हैं ना घड़ियाल, वो इसमें मिल जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है इसको। किस नदी को? चंबल नदी को। यहाँ पर डाकू लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाकुओं की शरण स्थली। ये चंबल नदी अभ्यारण्य ये देश का क्या है? एकमात्र नदी अभ्यारण्य, एकमात्र नदी अभ्यारण्य है हमारे देश में। वो कौन सा है? चंबल नदी अभ्यारण्य, या घड़ियाल, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बोल सकते हैं इसको। ये अभ्यारण्य इधर गंवार सागर बांध से लेकर इधर मुरादगंज, जहाँ पर ये यमुना मिलती है, वहां तक ये अभ्यारण्य फैला हुआ है। इसमें 3 जिलों का 3 राज्यों का सहयोग है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये अभ्यारण्य 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, अब इस नदी की और बात करें तो कोटा में देखो, इस नदी पर एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज। कहाँ बना हुआ है? कोटा में। कोटा में इस नदी पर एक क्या बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज। तो राजस्थान का पहला है, राजस्थान का पहला। देखो हैंगिंग ब्रिज दिखाई दे आपको, ये रहा। ये तो गया। है नहीं। तो हैंगिंग ब्रिज तो कोटा में बना हुआ है। कोटा में इस नदी पर कौन सा ब्रिज बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज। तो ये देश का क्या है? पहला हैंगिंग ब्रिज है देश का। प्रथम हैंगिंग ब्रिज। ये कहाँ बना हुआ है? ये कोटा में बना हुआ है। और नदी कौन सी है? चंबल नदी बना हुआ है। देश का चौथा है और राजस्थान का पहला है। देश का तो कौन सा हो गया? चौथा हैंगिंग ब्रिज, राजस्थान का पहला। ये इसी चंबल नदी में बना हुआ है, कोटा में बना हुआ है। तो आपको थोड़ा दिखाई देते हैं, चलो देख लो आप आराम से। रहा हैंगिंग ब्रिज कोटा, ये रहा, देख लो ना। ये हमारे राजस्थान में चंबल नदी पे बना हुआ एक हैंगिंग ब्रिज है, जो देश का चौथा है और राजस्थान का सबसे पहला हैंगिंग ब्रिज माना जाता है। ये इसी चंबल नदी, ये नीचे से जो नदी निकल रही है वो चंबल नदी है, जो कहाँ बना हुआ है? कोटा। NH 27 इसी हैंगिंग ब्रिज से गुजरता है। 6 लेन वाला हैंगिंग ब्रिज है। कितने लाइन है इसमें? 6 लाइन, 6 हमारे गुजरते, 6 सड़कें यहाँ से, 6 लाइनें गुजरती है। और यही हैंगिंग ब्रिज है जो हमारे देश का कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, जो अहमदाबाद कांडला बंदरगाह, अहमदाबाद का, सॉरी गुजरात का कांडला बंदरगाह ना, वहां से लेकर असम के सिलचर तक जाता है वो। 27 नंबर NH 27 है वो, का भाग है ये। कौन सा ब्रिज है? कोटा वाला हैंगिंग ब्रिज। ठीक है, तो ये देश का चौथा और राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है। हाल ही में राजस्थान का तो नया हैंगिंग ब्रिज बना है, दूसरा। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज, ये कहाँ बना है? ये डूंगरपुर में बना हुआ है। डूंगरपुर में, डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है चिखली गांव। कौन सा गांव? चिखली गांव। चिखली गांव डूंगरपुर में हमारे राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बन चुका है। और चिखली गांव राजस्थान में वह गांव है जो करे रेखा पर सबसे नजदीक गांव है। डूंगरपुर में इसी चिखली गांव से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा इसी चिखली गांव से होकर गुजरती है, डूंगरपुर से। बांसवाड़ा से भी गुजरती है, बांसवाड़ा में सर्वाधिक गुजरती है करे रेखा।
डूंगरपुर में कम गुजरती है, लेकिन गांव कौन सा जो कड़ी रेखा पर पड़ता है? चिकली गांव। इसी गांव पर ये राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा चुका है। पहला कोटा में चंबल नदी पर, दूसरा डूंगरपुर में बना हुआ है। कौन से गांव में? चिकली गांव में। ये हैंगिंग ब्रिज जो मैंने अभी दिखाया था वो हैंगिंग ब्रिज है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। किसकी सहायक नदियां? चंबल की सहायक नदियां। तो चंबल की सहायक नदी की बात करें तो इसमें देखो कुछ नदियां जो नदी के दाएं तरफ से आती है, कुछ है बाएं तरफ से मिलने वाली। इसमें देखते हैं दाएं तरफ से कौन सी आ रही है, बाएं तरफ से कौन सी आ रही है। चंबल की सहायक नदियां, फिर से देख लेते हैं ना। ये चंबल नदी है, इसमें कुछ नदियां हैं। तो ये इसकी दिशा कौन सी हो गई? ये तो हो गई नदी की दाएं तरफ। ये कौन सी तरफ हो गया? ये हो गई दाईं ओर से, और ये हो गई बाईं ओर से। दाईं ओर से और बाईं ओर से। तो ये राजस्थान की जो इसकी सहायक नदियां वो देख लेंगे हम। अब बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की। तो देखो इधर यहाँ एक नदी में थी, सबसे पहले वाली नदी है वो है छोटी काली सिंध। कौन सी नदी है? छोटी काली सिंध। ये वाली नदी है छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में आकर मिल जाती है चंबल में, छोटी काली सिंध। इसके बाद यहाँ पर एक नदी है तो बोलते हैं अलनिया। क्या बोलते हैं? अलनिया। ये 2 नंबर की हो गई, 1 नंबर, 2 नंबर। तीसरी देखो यहाँ से एक नदी मिलती है, इसको बोलते हैं काली सिंध नदी। काली सिंध, काली सिंध नदी। फिर यहाँ पर एक नदी है तो बोलते हैं पार्वती। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है पार्वती नदी। पार्वती। इधर एक नदी मिलती है, इसका नाम है सीप, और यहाँ पर एक नदी मिलती है, इसका नाम है कुन्नू। तो ये तो हो गई राजस्थान में इस चंबल नदी में मिलने वाली कौन सी तरफ वाली नदियां? दाईं ओर से। ये से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दाएं तरफ से नहीं मिलती है या मिलती है, वैसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो यहाँ पर याद रखना है छोटी काली सिंध, फिर अलनिया, उसके बाद में काली सिंध, उसके बाद में पार्वती, उसके बाद में सीप, और लास्ट में कौन सी है? कुन्नू। ये तो किधर से मिलने वाली हो गई? दाईं ओर से। अब बात करें बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो बाईं ओर की बात करें बाईं ओर वाला देखते हैं अभी। हाँ, बाईं ओर वाला देखते हैं ना। में देख लेते हैं ना उसी लाइन में। बाईं ओर वाला देखते हैं। देखो बाईं ओर से मिलने वाली इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो हो जाएगी कौन सी? वो बनास है। कौन सी है? बनास। ये बनास है। तो यहाँ पर सीप के पास सीप मिलते हैं जहां पर, वहीं पर ये बनास मिल जाती है। इस नदी का नाम है बनास। बनास। इधर से नदी मिलती है बामणी। बामणी। कुराल, मेज, चाकण, कुराल हो गए ना। देखो ये जो नदियां मैंने बताई है वो किधर से मिल रही है? ये मिल रही है बाईं ओर से। ये बाईं ओर से मिलने वाली है। बामणी हो गई, कुराल हो गई, मेज हो गई, साकण हो गई, और बनास। बनास इसमें मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। बनास
संबल की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बनास नदी है, तंत्र हम अलग से पढ़ेंगे। तो अगली क्लास रहेगी हमारी ये बनास नदी पर रहेगी। बाकी इसकी जो छोटी मोटी सहायक नदियां हैं वो भी हम देख लेंगे, एक के बाद एक नदियां देखेंगे। तो ये आज हमने जो नदी पढ़ी है वो हमने कौन सी पढ़ी है, संबल नदी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।